हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील वादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था राजस्थान की अवस्थिति यानी स्थिति के बारे में, एशिया के संदर्भ में देखी थी और विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखी। और फिर उसके बाद हमने भारत के संदर्भ में स्थिति देखी और फिर जो है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में हल्का सा हमने पढ़ा था। आज जो है अपन मूल रूप से अपने सिलेबस पे पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा नंबर 1 पर जो आपका प्रदेश आता है उसकी बात अपन यहाँ करते हैं। नंबर 1 की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात दोस्तों अपन करेंगे, या ऐसे ही अपन क्या बोल सकते हैं, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। तो अपने बात करेंगे आज थार के मरुस्थल की। और सबसे पहले इसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि थार के मरुस्थल में पहला जो पॉइंट रहेगा अपना उत्पत्ति, यानी थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो थार का जो मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति चतुर्थ महाकल्प के प्लेस्टोसीन काल में 33 सागर के अवशेष से मानी जाती हैं, या 33 सागर के अवशेष के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप जो है साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा और किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है पूरा अपन डिटेल से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति चतुर्थक महाकल्प, चतुर्थक दिख रहा होगा आप लोगों को, महाकल्प के प्लेस्टोसीन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति चतुर्थ महाकल्प के प्लेस्टोसीन काल में 33 महासागर के अवशेष के रूप में हुई। वो किस तरह से हुई, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पृथ्वी पहले एक आग का गर्म गोला थी जो कि धीरे धीरे ठंडी हुई। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन कि पृथ्वी जो है सबसे पहले क्या थी, एक आग का गोला थी जो कि धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई। और इसको संयुक्त रूप से स्थल मंडल कह दिया गया। स्थल मंडल क्या कहा गया, स्थल मंडल। अब इस स्थल मंडल की बात करें तो इसके भी 2 भाग थे उस समय स्थल मंडल के। और इसके उत्तर में देखेंगे तो इसको कहा जाता है उत्तरी पेंजिया। क्या कहा जाता है, उत्तरी पेंजिया। और दक्षिण में देखते हैं तो इसी तरह से दक्षिणी पेंजिया। और संयुक्त रूप से अगर मैं बात करूं, ये जो स्थलमंडल है, जो पृथ्वी थी आग का गर्म गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई और इसको संयुक्त रूप से जो है नाम क्या दे दिया गया था, पेंजिया। क्या नाम दे दिया गया दोस्तों, पेंजिया। उत्तर में जाए तो उत्तरी पेंजिया और दक्षिण में जाए तो दक्षिणी पेंजिया। इस उत्तरी पेंजिया को जो है कह दिया गया अंगारालैंड, अंगारालैंड या लोरेशिया भी इसको बोल सकते हैं अपन। और ये जो दक्षिणी पेंजिया है आपका, इसको क्या कह दिया गया, गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड। समझ में आई दोस्तों यहाँ तक। तो इसके चारों ओर, इस स्थल मंडल के चारों ओर एक
जल राशि थी, एक पूरी की पूरी क्या थी, इस तरह से जल राशि थी। इसके चारों ओर बात करते हैं, इसके चारों ओर दोस्तों ये क्या थी, अपने एक पूरी की पूरी जल राशि थी। जलमंडल बना हुआ था, जिसे संयुक्त रूप से क्या कह दिया गया, पैंथालासा कह दिया गया। इसको क्या कह दिया गया दोस्तों, संयुक्त रूप से पैंथालासा। और जो है इस जलमंडल की बात मैं करूँगा आपके साथ। चारों ओर क्या था, जलमंडल। इस जलमंडल को संयुक्त रूप से अपन ने क्या कह दिया, पैंथालासा। तो पैंथालासा जो है इसी को कह दिया जाता है टेथिस सागर, टेथिस सागर कह दिया जाता है। तो टेथिस सागर या महासागर कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ जो है ये जो जलराशि है, जब धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि ये पृथ्वी गर्म आग का एक गोला थी और ठंडी हुई और एक स्थलमंडल का रूप लिया, जिसे पैंजिया कह दिया गया। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी पैंजिया और दक्षिणी भाग को दक्षिणी पैंजिया, उत्तरी पैंजिया को अगारा लैंड और दक्षिणी पैंजिया को गोंडवाना लैंड कह दिया गया। और पैंजिया के चारों ओर जो है एक जलमंडल बना, जिसे संयुक्त रूप से क्या कह दिया गया, इसको पैंथालासा के नाम से इसको जाना गया। स्थलमंडल के दो भाग अपन ने पढ़े कि उत्तरी पैंजिया था और एक दक्षिणी पैंजिया, जिसे गोंडवाना लैंड कह दिया गया, और उत्तरी पैंजिया को जो है अगारा लैंड या लोरेंसिया कह दिया गया। जब ये अगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टूटे तो इनसे जो है अगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है आपस में टूटे, तो दोस्तों क्या हुआ, इनसे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। किससे हुई, इन दोनों से हुई महाद्वीपों की उत्पत्ति। किस किस की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो अगारा लैंड की और एक गोंडवाना लैंड की। ये जब आपस में टूटे तो इनसे क्या जो है किसकी उत्पत्ति हुई, महाद्वीपों की। और जल राशि जब जहाँ जहाँ गई, ये जल राशि जो है चारों ओर, जिसका नाम अपन संयुक्त रूप से पैंथालासा या टेथिस सागर जिसको अपन ने बोल दिया था, ये जल राशि संयुक्त रूप से या मैं कहूँगा जहाँ जहाँ गई तो वहाँ वहाँ क्या बन गए, महासागर बन गए। क्या बन गए दोस्तों, जहाँ जहाँ ये जल राशि गई पैंथालासा की, तो वहाँ क्या बन गए दोस्तों, महासागर बन गए। अब आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं, तो इस हिसाब से जो महाद्वीप हैं उनके पूर्वी तटों पे आपने देखा होगा कि सभी जो महासागर हैं वो पूर्वी तटों पे बने हुए हैं। यानी पानी जो है कहाँ आ गया, पूर्व की ओर आ गया। टेथिस सागर के अवशेष क्या हो गया, यहाँ पे क्या रह गए, टेथिस सागर के क्या रह गए, अवशेष दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा यहाँ क्या रह गया अपने पास, यानी जल तो चला गया, उससे क्या बने महासागर, और पीछे रह गया अवशेष। तो किसके थे ये, टेथिस महासागर के अवशेष शेष रह गए अपने पास यहाँ पर। और इन्हीं अवशेषों से जो हैं टेथिस सागर के जो अवशेष बचे, इसी से क्या हुआ, मरुस्थलों का निर्माण हो गया। किसका दोस्तों, मरुस्थलों का निर्माण हुआ। और सभी मरुस्थल जो हैं पश्चिम में बने। आपने देखा होगा विश्व के मैप में पश्चिम में मरुस्थल बने टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का जो मरुस्थल है अपना, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का जो मरुस्थल है अपना, इसकी उत्पत्ति, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति चतुर्थ महाकल्प में, अगर कल्प पूछा जाए तो कौन सा, चतुर्थ महाकल्प के कौन से काल में, प्लेस्टोसीन काल में। किसके अवशेष से, टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में जो है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, इत्मीनान से आपको पूरे का पूरा समझ आया होगा। मैटर जो है आपको विजिबल है, आप अपनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे लिख सकते हैं, किसी तरीके से भी कर लीजिएगा। पूरा आपको वक्त मिल रहा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि पूर्ण रूप से क्या था कि पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी, अपन ने बात की, जो कि धीरे धीरे ठंडी हुई और स्थल मंडल बना। और इसे संयुक्त रूप से इस स्थल मंडल को क्या कह दिया गया, पैंजिया। और इसके उत्तरी दिशा जो थी उसको उत्तरी पैंजिया यानी अगारा लैंड, और दक्षिणी पैंजिया गोंडवाना लैंड। और जब ये अगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब टूटे
तो इससे किसकी उत्पत्ति मानी हमने, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। और इस स्थल मंडल के पेंजिया के चारों ओर एक बहुत बड़ी जल राशि थी जिसे अपन ने संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा या टेथिस सागर कहा। और जैसे जैसे ही ये जल राशि आगे गई तो इससे किसका निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। और बचा हमारे पास क्या, यहाँ पर टेथिस सागर के अवशेष बचे। इन अवशेषों से किसकी उत्पत्ति हुई, मरुस्थलों की। तो हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी क्षेत्रीय थार का जो मरुस्थल पढ़ रहे हैं, इसकी उत्पत्ति किससे, टेथिस महासागर के अवशेष से हुई। और किस काल में हुई, प्लेस्टोसिन काल में हुई। कौन से महाकल्प में हुई, चतुर्थ महाकल्प में हुई। यहाँ तक इत्मीनान से समझ आया होगा दोस्तों। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं थार के मरुस्थल के विस्तार की। विजिबल हो रहा होगा, थार के मरुस्थल का विस्तार। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे अपन थार के मरुस्थल का विस्तार। और थार के मरुस्थल के विस्तार में अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि थार के मरुस्थल का विस्तार जो है दो जगह अपन पढ़ेंगे। एक नंबर पे पढ़ेंगे भारत में, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, भारत में। और भारत में जो थार का मरुस्थल है, तो भारत में लगभग जो है 62% यानी 62% जो है इसका हिस्सा है भारत के अंदर। और भारत में भी हम अगर आगे डिवाइडेशन करना चाहें दोस्तों, तो इस तरह से हमारा राजस्थान आता है, इसकी बात अपन कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो राजस्थान में जो है 58.68% जो है मरुस्थल है, कितने में से, 62% में से। और बाकी जो बचा हुआ है 62% का, वो अपने 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। इन 3 राज्यों में बाकी बचा हुआ जो है हिस्सा है दोस्तों किसका। अपन ने बात की किसकी, थार के मरुस्थल के विस्तार की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले अपन ने की विस्तार में भारत की बात। भारत में कितना, 62%। और 62% में से राजस्थान में 58.68%। और बाकी जो बचा हुआ मरुस्थल है जिसको अपन 3.32% बोल सकते हैं दोस्तों, जो कि शेष भारत में, शेष भारत का मतलब पंजाब, हरियाणा, गुजरात में फैला हुआ है। और इसी तरह से अपन एक और बात करनी चाहिए यहाँ पर इसकी, तो ये जो है पाकिस्तान में इसका कुछ हिस्सा है। कौन से देश में, पाकिस्तान में, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है पाकिस्तान और भारत एक थे, उस समय की बात अपन कर रहे हैं। तो उस समय जो है वर्तमान में जो हमारा 62% हिस्सा है मरुस्थल का, उसमें से कुछ हिस्सा 100% मरुस्थल को मानते हैं, तो 38% जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और इसी 38% में पंजाब और सिंध प्रांत आते हैं। पाकिस्तान के कौन से, पंजाब व सिंध प्रांत, इन प्रांतों में जो है बाकी बचा हुआ मरुस्थल है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का जो है क्षेत्रफल है। और कुछ मुख्य बातें मैं आप तक प्रेषित करना चाहूँगा कि कुछ विशेषताएं भी करूँगा, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मरुस्थल के संदर्भ में। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, मरुस्थल जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है जी, 61.11% है। कितना है राजस्थान के क्षेत्रफल का, 61.11%। और राजस्थान की जो जनसंख्या है, यानी राजस्थान की कितनी जनसंख्या इस मरुस्थल में रहती हैं, राजस्थान की जनसंख्या, जनसंख्या का 40% जो हिस्सा है वो इस मरुस्थल में निवास करता है। और मरुस्थलीय जिले आपसे पूछ लिए जाए तो राजस्थान के ज़िले कितने आते हैं, राजस्थान के ज़िले मरुस्थल के अंतर्गत अपन बात करें तो 12 ज़िले जो हैं मरुस्थलीकरण में हमारे आते हैं। वैसे आपको बता दूं
कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण वर्तमान में 67% हो गया है। कितना हो गया दोस्तों? 67% हो गया है। इसमें राजस्थान के अब 12 नहीं 15 ज़िले आने लग गए हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े इसरो के द्वारा इसकी रिपोर्ट प्रसारित की जाती हैं। 2014 में इसरो ने जो प्रकाशित की उसमें 12 ज़िले तो ये थे ही दोस्तों। इन 12 ज़िलों में 3 ज़िले जयपुर, अजमेर और सिरोही को भी मरुस्थलीकरण में शामिल कर लिया गया था। तो ये लेटेस्ट आंकड़े थे, आप तक प्रेषित कर दिए गए हैं, और बाकी जो है अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितना विस्तार है? अगर आपसे ये पूछा जाए थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये होगा आपका, मैंने अभी बताया था 58.68%। जबकि राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर मरुस्थल है? तो क्षेत्रफल का 61.11 है, लेकिन थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितना विस्तार है? तो आपका उत्तर होगा 58.68%। और भारत के मरुस्थल का राजस्थान में कितने प्रतिशत है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के मरुस्थल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो जो है आपका उत्तर होगा 85%, या इससे ऊपर, प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा दोस्तों। 85% हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत है। और राजस्थान के क्षेत्रफल का मरुस्थल कितना है? राजस्थान के क्षेत्रफल का पूछ लिया जाए तो 61.11%। और राजस्थान में मरुस्थल के ज़िले कितने? 12 ज़िले हैं दोस्तों। अब जो है मरुस्थल के संदर्भ में कुछ विशेष बातें मैं आपसे करनी चाहूँगा कि मरुस्थल जो थार का मरुस्थल है उसकी विशेषता की बात करूँगा कि विश्व में इसकी क्या विशेषता है। विश्व में विशेषता, थार के मरुस्थल की विश्व में विशेषता की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। आपको समझ आ रहा होगा सभी को। इसकी बात करते हैं। थार का मरुस्थल जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला, नंबर 1। थार का मरुस्थल सर्वाधिक क्या है जी? जैव विविधता वाला मरुस्थल है। समझ में आए दोस्तों? पहली विशेषता विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन कि विश्व में जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, उसकी क्या विशेषता है कि थार का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। और दूसरी इसकी क्या विशेषता है विश्व के संदर्भ में कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला, कैसा जी? जनसंख्या वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। समझ में दोस्तों? थोड़ा ठीक कर लीजिएगा इसको, कि मैंने तो यूं ही लिख दिया है चलते चलते। और लेकिन थार के मरुस्थल का आपने आज तक पढ़ा है कि इसका सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो ऐसी बात क्यों है दोस्तों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, विश्व के अंदर जितने भी मरुस्थल हैं, या तो वे शुष्क हैं, या शीत मरुस्थल हैं, या शीतोष्ण मरुस्थल हैं। लेकिन जो अपना थार का मरुस्थल है, इसमें 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। विश्व में जितने भी मरुस्थल है, आपने सुना होगा, वहाँ से कोई ना कोई ठंडी जलधारा, क्या जी? कोई ना कोई ठंडी जलधारा, कोई ना कोई ठंडी जलधारा जरूर गुजरती है। लेकिन थार का मरुस्थल जो है, इसके पास आपने यूँ देखा ही होगा, भारत के अंदर इस तरह से हमारा ये रफली भारत में बना रहा हूँ यहाँ,
ये भारत, और यहाँ पर हमारा मरुस्थल है। जबकि जो समुद्री किनारा है वो तो यहाँ रह गया और यहाँ रह गया, जबकि समुद्र है ही नहीं, महासागर है ही नहीं, कहीं ना यहाँ रह गए ये तो सभी। लेकिन मरुस्थल हमारा यहाँ है, गुजरात से थोड़ा ऊपर। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई भी समुद्री ठंडी जलधारा नहीं गुजरती हैं। इसलिए जो है यहाँ पर क्या है कि निम्न वायुदाब का केंद्र का निर्माण होता है और ये मानसून की ओर अपनी ओर आकर्षित भी करता है। ये भी इसकी विशेष विशेषता है। थार के मरुस्थल से कोई ठंडी जलधारा नहीं गुजरती और 2 प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। इसलिए ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व के संदर्भ में मैं बात करूं तो ये 17वां बड़ा मरुस्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्या है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। एक और इसकी विशेषता विश्व के संदर्भ में यहाँ लिख रहा हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां मरुस्थल उपोष्णता की दृष्टि से विश्व का ये 9वां मरुस्थल है। कैसा है जी, 9वां मरुस्थल है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वें नंबर पर आता है और उपोष्णता की दृष्टि से 9वें नंबर पर हमारा थार का मरुस्थल, यानी जिसकी राजस्थान के मरुस्थल की बात कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि उपोष्णता का मतलब ये हुआ कि 8 मरुस्थल जो हैं वो इससे भी गर्म हैं। कैसे हैं, इससे भी गर्म है। यहाँ तक इत्मीनान से आप लोगों को समझ में मेरे हिसाब से आया होगा। और विश्व के 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल मैंने आपको बता दिया है। 9वां उपोष्णता की दृष्टि से है। देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं। कितने हैं जी, हमारे देश में 100 लगभग 42 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जिसमें से 85 अकेले राजस्थान में हैं। डेजर्ट ब्लॉक यानी जो पूर्णतः मरुस्थली हैं, जिनको डेजर्ट ब्लॉक कह दिया जाता है। और ये उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व से 640 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई जो है इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर जो है 300 किलोमीटर के आसपास हैं। तो इस मरुस्थल की कुछ विशेष बातें जो कि आपको बता दी गई हैं और अन्य विशेषताएं भी अपन पढ़ेंगे। विश्व के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया है कि ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भारत में इसकी क्या विशेषता है। इसमें दोस्तों भारत के अंदर इसकी क्या विशेषता है, देखिएगा। थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं राजस्थान में, तो भारत में विशेषता, भारत में क्या विशेषता है। नंबर 1 बात करूंगा दोस्तों, थार का मरुस्थल आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, बहुत अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ मरुस्थल के संदर्भ में। थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब का क्या है जी, केंद्र है। निम्न वायुदाब का केंद्र है और भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। फिर अगर और अपने चाहें बात करनी तो ऋतु चक्र को भी नियमित करता है। क्या करता है, ऋतु चक्र को नियमित करता है। ऋतु चक्र भी क्या करता है, ये नियमित करता है। और मानसून को आकर्षित कैसे करता है, निम्न वायुदाब का केंद्र कैसे बनाता है। देखिएगा, ये हमारा जिस तरह से मान लीजिए कि ये दक्षिणी भारत
ये हमारा दक्षिणी भारत आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को। और जब आपको पता ही है कि यहाँ जो है हमारी भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने बनाई है अभी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में जब आपको पता है कि सूर्य यहाँ पे सीधा चमकता है, सूर्य 21 मार्च को यहाँ सीधा चमकता है और इसका उत्तरायण होता है, और धीरे धीरे जो है ये महीने बढ़ते जाते हैं, और मार्च के बाद जैसे ही ये अप्रैल आता है, इस तरह से अप्रैल का महीना, अप्रैल में सूर्य की स्थिति, और इसके बाद जो है मई में सूर्य की स्थिति, और 21 जून आते आते हैं, हमने 21 जून में पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि कर्क संक्रांति होती है। 21 जून को जैसे ही सूर्य यहाँ सीधा चमकता है, किस पर? कर्क रेखा पर। सूर्य यहाँ सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, ये हमारी कर्क रेखा। तो आपने यहाँ जो है नोटिस किया होगा कि ये जो जगह बन रही है यहाँ पे निम्न वायुदाब का अस्थायी जो निम्न वायुदाब है इसका केंद्र बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है मई के अंदर, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, और यहाँ ये जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा है। क्या है? निम्न वायुदाब, अस्थायी निम्न वायुदाब, अस्थायी निम्न वायुदाब का क्या बनता है? केंद्र बनता है दोस्तों, केंद्र बनता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? ITCZ, ITCZ बोल देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर जोन कह दिया जाता है। तो ये जो है अस्थायी निम्न वायुदाब का केंद्र भी बनाता है, क्योंकि ये मानसून को अपनी ओर जो ऐसे जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस तरह से आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अपनी ओर यहाँ आकर्षित करता है, और मानसून को भी साथ साथ जो है आकर्षित करते हुए यहाँ पर वर्षा भी करवाता है। इसलिए जो है थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब का क्या है दोस्तों? पहली विशेषता अपन ने क्या पढ़ी थी? थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र का निर्माण करता है। समझ में आई होगी यहाँ तक दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के संदर्भ में, देखिएगा। तो दोस्तों निम्न वायुदाब का केंद्र आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन भारत के संदर्भ में इसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे, और भारत के संदर्भ में ही कुछ अन्य बातें अपन यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा विद्यार्थियों, थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। कैसी? थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा, कोष्ठक में इसको आप लिख सकते हो एंटीसोल। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया इसका? एंटीसोल। थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा का विस्तार है, का विस्तार है, इस तरह से लिख सकते हो। और रेतीली बलुई मृदा का जो है विस्तार है, आपने देखा होगा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था हनुमानगढ़ जिले के सूरतगढ़ से। और 2015 में ही उन्होंने ऐसा क्यों किया? 19 फरवरी 2015 को, क्योंकि 2015 जो है यूएनओ ने मृदा वर्ष घोषित किया था। तो सीधा सीधा प्रश्न आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आजकल चल रहा है ट्रेंड में, वहाँ से प्रश्न उठा लिया जाता है। तो उस समय जो है मृदा वर्ष घोषित किया था, और ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया था करंट के तौर पर कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से लॉन्च की गई। तो हनुमानगढ़ के सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 की ये बात है दोस्तों। और भारत में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि अपर्दन की समस्या है, और अपर्दन जो है मिट्टी पर पूर्णतः आधारित है।
कि मिट्टी जो है कैसा अपर्दन कहाँ कहाँ होता है। जिस प्रकार से वायु का अपर्दन जैसलमेर में हो जाता है, नहरों द्वारा हनुमानगढ़ गंगानगर में होता है, हम पढ़ते हैं कृषि के अंदर कि जल द्वारा कोटा में होता है, नदियाँ बहुत है कोटा संभाग में, और चादरी अपर्दन जिस तरह से सिरोही की चट्टानें हैं वहाँ भी चादरी अपर्दन पाया जाता है। और दूसरी अगर एक और भारत के संदर्भ में यहाँ मैं विशेषता की बात करूँ तो नेक्स्ट जो विशेषता है कि यहाँ थार के मरुस्थल में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। और मरुद्भिद को अपन क्या कह सकते हैं? जीरोफाइटा भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो वनस्पति होती है जीरोफाइटा वनस्पति कम वर्षा में होती है। और मरुस्थल का मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि मरुस्थल हम किसको बोलते हैं? जहाँ 10 सेमी से वर्षा कम होती है हम उसको मरुस्थल के अंतर्गत मानते हैं। जबकि हमारा थार का मरुस्थल जो है इसका पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पे 10 सेमी वर्षा होती है जैसलमेर के सारे, और अर्धशुष्क में 25 की, और बिल्कुल जो है इसकी पूर्वी जो सीमा है वहाँ पे 40 सेमी के आसपास वर्षा होती हैं। तो ये मरुद्भिद जो वनस्पति हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि कम वर्षा में ये हो जाती हैं, और कम वर्षा में होने के कारण शुष्क जलवायु है, यहाँ पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है जलवायु का, शुष्क जलवायु में। और इसकी जड़ें क्या होती है? लंबी होती है, ज़मीन से जो है पानी को खींचती रहती हैं। और थार के मरुस्थल की मुख्य नदी की बात करता हूँ, एक और विशेषता यहाँ पर मुख्य नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। अब लूनी नदी अपन ने पढ़ी, क्यों पढ़ी विशेषता में? क्योंकि विशेषता में अगर अपन ढाल पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का ढाल किस ओर है, तो वहाँ की नदी जो है बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट होती हैं। तो लूनी नदी को अजमेर के नागपहाड़ से आपने निकलते हुए यूँ देखा होगा, यूँ। तो यहाँ पर जैसे दक्षिणी दिशा है, पूर्व है, पश्चिम है, और यहाँ उत्तर है। तो इस प्रकार से जो ढाल है इस क्षेत्र का, ये कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? लूनी नदी की, जो कि अजमेर के नागपहाड़ से निकलती हैं। इसकी डिटेल में अपन आगे भी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की, कहाँ? उत्तर पूर्व से कैसा हो गया? दक्षिण पश्चिम की ओर। तो एक विशेषता और लिख सकते हैं कि इसका जो ढाल है वो किस ओर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो यहाँ तक मेरे साथियों आपको अच्छी इत्मीनान से समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन जो हैं अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें कुछ बात करेंगे अपन थार के मरुस्थल की शब्दावली की। किसकी? थार के मरुस्थल की शब्दावली। ये जो है नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जो है अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़े रहें, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको एक एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक वाइज जो है पूरे टॉपिक आपको अतुल्य आर्यस ऑनलाइन के माध्यम से करवाए जाएंगे। पूरी टीम की ओर से आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए मैं सुनील बादू इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।